नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टी सी प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें हर वीडियो में होते हैं आपके लिए टोटल 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं। तो अभी तक हमारे 2 टॉपिक आपके कवर कर चुका हूँ मैं, एनसीएफ और आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें लगभग आपके 320 क्वेश्चन आए थे, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पियाजे और कोहलबर्ग। पियाजे और कोहलबर्ग दोनों टॉपिक मैंने क्यों लिए, इसका रीज़न भी अभी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि सीटेट पेपर 1 का जब मैंने एनालिसिस किया तो उसमें मैंने ये पाया कि पियाजे से आए हैं 28 क्वेश्चन और कोहलबर्ग से आए हैं 12 क्वेश्चन। तो दोनों मिला के 40 हो जाते हैं, जो हमारी वीडियो की स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इसी तरह से इस टॉपिक के ऊपर अगर पेपर 2 से बात करता हूँ तो पेपर 2 में आए हैं टोटल अभी तक 27 क्वेश्चन पियाजे से आए हैं, 11 क्वेश्चन आपके कोहलबर्ग से आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी 38 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये कल की टेस्ट के लिए आपका हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका पेपर 1 और पेपर 2 दो वीडियो के अंदर आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं पियाजे और कोहलबर्ग से, पूरे के पूरे हम सारे कवर कर लेंगे। इससे बाहर आपका आज तक सीटेट पेपर 1 में और 2 में सीडीपी वाले पार्ट में मैं कह रहा हूँ, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा पियाजे और कोहलबर्ग से। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज शुरू की है मैंने, इससे पहले आपका 15 डेज का क्रैश कोर्स भी करवाया हुआ है। उस क्रैश कोर्स का आपका लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, साथ ही दूंगा 10 पेजेस के ईवीएस नोट्स। अभी मैंने हिंदी मीडियम में दिए हैं, जिस बच्चे को चाहिए होंगे 2-4 दिन के अंदर मैं उनको इंग्लिश मीडियम में भी दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, एक चीज़ और जो मैं बतानी भूल गया था, सीटेट पेपर 2 वाले बच्चे भी जो तैयारी कर रहे हैं वो पेपर 1 के क्वेश्चन जरूर देखें। क्योंकि ये देखा जा रहा है जो पेपर 1 में क्वेश्चन आ गया वो अगले साल पेपर 2 में आता है, जो पेपर 2 में आ गया वो पेपर 1 में आता है। तो इसलिए दोनों ही पेपर के क्वेश्चन जरूर देखें। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हम पहली बात तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो आप ये लोग थ्योरीज पढ़ते हैं, ठीक है, खासकर जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ, उनको थ्योरी कई बार मुश्किल लगती है। उनका रीज़न क्या होता है, थ्योरी मुश्किल नहीं है कोई भी, क्योंकि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं ना उसको, इसलिए आपकी मुश्किल लगती है आपको। रीज़न समझो। अगर मैं बात करता हूँ पियाजे की स्टेज की, देखो पियाजे से अगर देखा जाए, पियाजे कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है सीटेट के हिसाब से। सीटेट में पियाजे के 3 ही चीज़ पूछी जाती हैं। या तो आपकी पूछी जाएंगी स्टेजेस, कौन सी होंगी, या आपका एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, जो आत्मसातकरण, समायोजन, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। ठीक है, या आपसे तीसरे में पूछा जाएगा कि स्टेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा चौथी चीज़ आपसे कभी पियाजे के बारे में पूछी ही नहीं जाती। तो अगर आप ये कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन अब बच्चों को करने में क्या दिक्कत होती है, जैसे मान लो उन्होंने स्टेजेस याद कर ली, अब इंग्लिश के अंदर तो नाम एक ही है, सेंसरी मोटर स्टेज, लेकिन अगर आप पेपर के हिसाब से देखो तो यही इसी पेपर के अंदर 2 नाम हो गए, इंद्रिय गामक और संवेदी परक। अब हो सकता था किसी बच्चे ने संवेदी परक पढ़ी हो, लेकिन वहां आ गई इंद्रिय गामक अवस्था, ठीक है, और ये लिखा ही नहीं है, तो वहां उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ना, एक बार वो स्टेजेस के नाम और ये सारी चीजें होती ना, मतलब जो कंसेप्ट का नाम है ना, कंसेप्ट का नाम आप जरूर इंग्लिश में भी देखें, क्योंकि ट्रांसलेशन करते टाइम पे पेपर में गलतियां हो जाती हैं। ऐसी गलतियां आपको दिखेंगी, मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो पहली बात करते हैं, पहली स्टेज होती है। पहली स्टेज में क्या करता है बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है। पहली बात तो यही, इसीलिए इसको सेंसरी मोटर स्टेज या इंद्रिय गामक। इंद्रिय गामक मतलब क्या होता है, जो हमारी सेंसेस होती हैं, 5 इंद्रियां होती है ना हमारी, तो बच्चा उसकी हेल्प से चीजें सीखता है। तो उनके हेल्प से क्या करता है, वो इमिटेट करता है बड़े लोगों को, वो उनके लिए स्मृति बनाता है। तो देखो जो पहले ऑप्शन में है। और मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, हमारी मेनली हमारी स्कीमा को हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, मानसिक निरूपण। अब स्कीमा क्या होता है समझो, स्कीमा को हम आम भाषा में कह सकते हैं हमारे कंसेप्ट, समझ रहे हो, कि जो हमारे कंसेप्ट बन रहे हैं या इस तरह का चीजें हो रही है, उसको हम कह देते हैं स्कीमा, जो पियाजे ने उसको कहा है। अब जो ये कंसेप्ट होते हैं, तो ये क्या होता है, कंसेप्ट आपका कोई भी बनता है तो वो आपका मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। आपने दिमाग में उसको कुछ रिप्रेजेंट किया है किसी चीज को, ठीक है, तो वो मानसिक निरूपण है। तो ये आपका पहली स्टेज में होता है।
अब देखो बात करते हैं अगले ऑप्शन की। ऑप्शन कह रहे हैं तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। भैया ये तो आगे की स्टेजेस में आता है, ये नहीं आता है, इस वजह से ये गलत है। एनालिसिस भी हमारा नहीं करता, विश्लेषण हमारा नहीं करता है बच्चा भी। और सामाजिक मुद्दों से सारोकार, 0 से, आपको पता होना चाहिए 0 से 2 साल के बच्चों के लिए होता है ये। उसमें क्या आता है, एक तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, ठीक है, मैक्सिमम ये 2-3 चीजें आती हैं, इससे बाहर कुछ है नहीं इंद्रिय कामक अवस्था में। तो आपका ये सिंपल क्वेश्चन था, इसे मतलब आराम से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो जो मैं गलती की बात कर रहा था, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका एक होता है एडप्टेशन। एडप्टेशन आपका हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन। एडप्टेशन क्या होता है भैया, अनुकूलन होता है, ठीक है। अब उसके 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन से होते हैं, एक वो एकोमोडेशन होता है जिसको हम बोलते हैं समायोजन, और एक होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को हम बोलते हैं आत्मसात्करण। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो यहां इसने क्या लिख दिया, यहां इसने लिख दिया अनुकूलन। अब समझो इन चीजों को। अब अनुकूलन तो हमारा क्या था, एडेप्टेशन था ना। एडेप्टेशन के 2 पार्ट थे हमारे। अब देखो ये एडेप्टेशन है क्या, एडेप्टेशन क्या है, जिसके द्वारा हम अपने कंसेप्ट बनाते हैं, हम अपनी स्कीमा बनाते हैं कि हम कोई भी स्कीमा कैसे सीखते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि हम 2 तरह से सीख सकते हैं कोई भी स्कीमा। या तो हम एक नया कंसेप्ट बनाएंगे चीजों के लिए, या तो हम किसी चीज का एक नया कंसेप्ट बनाएंगे। सेम वही चीज है कि आप कोई नोट्स बना रहे हो किसी भी चीज के, मान लो आप पियाजे के नोट्स बना रहे हो, ठीक है, पियाजे के आप क्वेश्चन लिख के पियाजे के नोट्स बना रहे हो, और पियाजे के बारे में जो जो चीजें आपने लिख ली है, ठीक है। तो आपके नोट्स बनने के आपके 2 तरीके होंगे। या तो आपको एक नया कंसेप्ट करोगे कि ये क्वेश्चन तो वाइगोत्स्की से आ गया है, तो जब वो वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आया है तो उसको तो बोलते हैं एक्मोडेशन, उसको क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं। मतलब कि आपको मान लो जैसे मैं बता रहा हूं ना ये वाली चीज, एग्जाम्पल जो दे रहा हूं उस पर ध्यान देना कि मैं नोट्स बना रहा हूं। नोट्स बनाते हुए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जो क्वेश्चन आते जाएंगे उसके हिसाब से मैं नोट्स बनाता जाऊंगा। मैंने पहले 5 पेजेस रख लिए जिस पे लिख दिया मैंने पियाजे। पहला क्वेश्चन पियाजे से है, पियाजे। अब पियाजे के बारे में 10 क्वेश्चन आ गए तो 10 लाइनें मैंने उसके अंदर लिख ली। तो मैंने अपने नोट्स बन रहे हैं मेरे, तो ये नोट्स किस हिसाब से बन रहे हैं, ये नोट्स मेरे बन रहे हैं आत्मसात्करण या एसिमिलेशन के हिसाब से। कि पहले मैंने लिखा था पियाजे, पियाजे के बाद में मैंने जो 10 पॉइंट आए वो सारे के सारे मैंने पियाजे के अंदर कर लिए। मैं यानी कि पियाजे के बारे में सीख रहा हूं, पियाजे के बारे में, पियाजे का कंसेप्ट मेरे दिमाग में बैठ रहा है, ठीक है, या मेरे नोट्स बन रहे हैं। लेकिन फिर क्या आया, फिर एक क्वेश्चन आ गया वाइगोत्स्की के ऊपर। आपने क्या किया, आपने 10 पेजेस के बाद आपने वहां लिखा वाइगोत्स्की, और वाइगोत्स्की का एक पॉइंट लिख लिया है। तो अब जब आपको कोई भी आपको स्कीमा को मॉडिफाई जब आप करते हो एग्जिस्टिंग स्कीमा को, एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या थी, पियाजे वाली थी। यानी कि एग्जिस्टिंग आपका कंसेप्ट क्या था, यानी कि जो अभी था आपके पास में वो तो पियाजे वाला था। तो पियाजे वाली को में ही आप ऐड कर रहे हो, पहले 5 पॉइंट थे, 6ठा पॉइंट लिखोगे, 7वां पॉइंट लिखोगे, तो इसको तो बोलते हैं एसिमिलेशन। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आत्मसात्करण। लेकिन जब आपने एक नई स्कीमा ही बना ली, आपने क्या किया, आपने नई स्कीमा बना ली है, तो वो आपका होता है एकोमोडेशन होता है। जो कि आपने जैसे लिखा वाइगोत्स्की की, अब मेरे को एक क्वेश्चन वाइगोत्स्की का भी आ गया, इसका मतलब अभी इसके अंदर डालूंगा मैं चीजें। तो जब पहली बार कोई नई स्कीमा बनती है तो उसको बोलते हैं एक्मोडेशन, ठीक है। आपको ये होना चाहिए कि पहली बार कभी पियाजे की भी नई स्कीमा बनी होगी आपके दिमाग में, लेकिन पियाजे को आपने पढ़ते पढ़ते उसी के अंदर ऐड करते गए ना चीजें, तो वो तो आपका हो गया आत्मसात्करण। और जब आपके पास में एक नया कंसेप्ट आ गया है कि अच्छा ये एक अलग कंसेप्ट होता है, तो उसके लिए आपने कर लिया एक्मोडेशन। जैसे आपके जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपको पता होना चाहिए ना इस चीज में। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जब आपके 10 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, तो आप 10 टाइप को सीख रहे हो, अलग अलग तरह के क्वेश्चन सीख रहे हो, तो वो तो आप एक्मोडेट कर रहे हो कि ये पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया, ये तीसरा टाइप हो गया, ये चौथा टाइप हो गया, ये 5वां टाइप हो गया। इसमें आपका कंसेप्ट अलग अलग लग रहा है, आपका जो स्कीमा है वो बदल रहा है बार बार, यानी अलग अलग कंसेप्ट बदलेगा तो उसको कहते हैं कंसेप्ट, आपकी स्कीमा बदलना। लेकिन जब आप एक ही कंसेप्ट के अंदर एक क्वेश्चन आसान कर रहे हो, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल कर रहे हो, अगला क्वेश्चन और मुश्किल कर रहे हो, है उसी के कंसेप्ट के अंदर, तो वो आपका क्या है, वो आपका एसिमिलेशन है, वो आपका आत्मसात्करण है। सेम टू सेम आप, मतलब वही चीज है कि आप रकम बदल रहे हो, कंसेप्ट सेम वही है। तो अब यहां देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। कह रहे हैं कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को, अब उसने क्या किया, वो सेम टू सेम हूबहू वही चीज कर रही है जो एक्चुअली उसको सिखाई गई है। तो वो क्या है, वो हमारा आत्मसात्करण होता है। आत्मसात्करण हिंदी में आपको कहीं मिलेगा नहीं, इंग्लिश में आपका एसिमिलेशन है। तो यही हमारा आंसर है, आंसर नंबर 2, ठीक है।
ठीक है, इस तरह की आपको गलतियां कई बार मिल जाएंगी पेपर के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख कान और हाथों से सोचते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? 1 वर्ष तक का, पहली बात तो 1 वर्ष तक का आप कौन सी स्टेज में आएगा? पहली स्टेज में आएगा। पहली स्टेज कौन सी थी? हमारी सेंसरी मोटर स्टेज थी, इंद्रिय जनित। देखो नाम देखो, अब पहला क्वेश्चन जो हमारा था इसमें था इंद्रिय गामक, यहाँ संवेदी परक। अब तीसरे वाले में आते आते ये इंद्रिय जनित हो गया 2014 तक, समझ रहे हो? तो इस तरह से आपकी जो स्टेजेस होती हैं या होता है, इनके नाम तक बदल देते हैं हिंदी में ये, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में सेंसरी मोटर ही रहेगा। हो सकता है इसके ये स्पेस को कई बार मिला दें, कई बार छोड़ दे, लेकिन ये सेम ऐसे ही रहता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि पियाजे थ्योरी में उसने किस चीज से उसने कहा है कि हमारा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, कि कौन सी चीजें संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती? तो भैया उसने कहा है कि सामाजिक अनुभवों से हमारी चीजें प्रभावित नहीं होती है। उसने कहता है मैच्योर होता है ना बच्चा खुद से ही चीजें सीखता है, वो खुद से ही आसपास में चीजें देख के करता रहता है, और वो परिपक्वता उसमें खुद से आती हैं, कोई उसको सिखाने वाला नहीं होता, ठीक है। वो आसपास में चीजें सीखता है और वो खुद से ही अपनी चीजें सोच सोच के अपना खुद ही, इसीलिए इसको जो पियाजे को कहा जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, कि बच्चा अपने ज्ञान को खुद बनाता है और केवल खुद बनाता है, सोसाइटी उसकी कोई हेल्प नहीं करती, पियाजे का मानना था ये। तो इसके अंदर हमारा जो पहला आंसर है सोशल एक्सपीरियंसेस, यही हमारा आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं लेटर चाइल्डहुड बताओ, लेटर चाइल्डहुड कौन सी स्टेज में आता है? हो सकता है क्वेश्चन स्टेज डेवलपमेंटल स्टेज का हो, लेकिन देखो होता क्या है कि आपका जो 2 से 6 साल तक का होता है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है, ठीक है, या पूर्ववर्ती कह सकते हैं आप उसको, और ये है परवर्ती, वो होती है पूर्ववर्ती, ये है परवर्ती। तो परवर्ती कौन सी होती है? वो हमारी 6 से 11 होती है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड कौन सा? जो आपकी स्टेज 2 थी, इसकी भी, पियाजे की भी 2 से 6। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। 2 से 7 भी कह देते हैं पियाजे की सेकंड स्टेज को। अब देखो सेम वही वाली चीज है, एसिमिलेशन को यहाँ लिखा हुआ आत्मसात्करण, एक्मोडेशन को लिखा हुआ है समायोजन। समझ रहे हो चीजों को जो मैं आपको बता रहा था? कि कह रहे हैं फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी कि आपके पास में पियाजे का पहले ही लिखा हुआ है, पियाजे के बारे में पहले ही लिखा हुआ है, और पियाजे के बारे में ही आप एक चीज और फिट कर रहे हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप एसिमिलेशन कहेंगे, आत्मसात्करण कहेंगे। लेकिन जब आप नया स्कीमा बनाओगे, देखो यहां क्या कर रहे हो आप, इंफॉर्मेशन नहीं बना रहे हो। ये एक एग्जाम्पल और है कि मान लीजिए जब हमारा बच्चा होता है, या कोई फोन है, फोन के अंदर आप मान लो मूवी है आप डाउनलोड कर रहे हो, एक जगह तो आपने हॉलीवुड मूवी डाउनलोड कर रखी है, अब आपके पास में एक बॉलीवुड मूवी आ गई है, तो आपने एक नया फोल्डर बनाया और उस फोल्डर को आप लिखते हो बॉलीवुड मूवीज। तो ये जो नया फोल्डर बनाया है ना आप, ये तो आपका हो गया एक्मोडेशन होगा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अगर वाइगोत्स्की के लिए एक अलग पेज बना रहे हो तो आपका वो एक्मोडेशन हुआ है। लेकिन जब आप करोगे, जब आप एग्जिस्टिंग जो हमारी मूवी है, हॉलीवुड मूवी में ही हॉलीवुड मूवी ऐड करते जाते हो, यानी कि उसी फोल्डर में और चीज ऐड कर रहे हो, तो वो आपका एसिमिलेशन होता है, वो आत्मसात्करण होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2 से 7 साल में बताओ क्या होता है? 2 से 7 साल में हमारा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, ठीक है, और फिर 11 से आगे तक चलती जाती है हमारी। तो ये हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं। 0 से 2 कौन सी होती है? सेंसरी मोटर होती है, संवेदी गतिक। अब देखो यही चीज कह रहा हूं मैं, हिंदी वाले ध्यान से देख लो इन चीजों को। सेंसरी मोटर का अब क्या बना दिया इन्होंने? संवेदी गतिक बना दिया। मतलब जितनी बार पेपर हो रहा है ये एक नया नाम ढूंढ के ला रहे हैं इसके लिए, समझ रहे हो? तो उसके बाद में उसके बाद आपकी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और लास्ट में आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं मिडल चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड अब ये कौन सा कहता है? ठीक है, जो हमारा जो 2 से 4 वाला हो जाता है उसको तो अर्ली चाइल्डहुड कह देते हैं कई बार, और 4 से 7 वाले को मिडल कह देते हैं, ठीक है। वैसे हम जो 2 से 7 वाले को अर्ली ही कहते हैं, लेकिन जब हम मिडल में भी तोड़ते हैं तो 4 से 7 वाले को मिडल वाला कह देते हैं।
तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें बताओ कि हमारी भाषा कौन सी होती है। तो आपने अगर पियाजे पढ़ा है तो 2 से 7 साल में पियाजे की कौन सी भाषा होती है भाई? पियाजे ने ये कहा है कि बच्चे की अहम केंद्रित भाषा होती है। ठीक है, अहम केंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिक उसकी स्पीच होती है। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, तो कह रहे हैं मध्य बाल्यावस्था में सामाजिकृत, सामाजिक सोशलाइज स्पीच बाद में आती है उसकी, वो यहाँ आएगा, सॉरी सोशलाइज यहाँ आएगा और यहाँ अहम केंद्रित आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर क्या है हमारा, देखिए कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है, कि हमारी अहम केंद्रित होती है। ठीक है, तो हमारा यही आंसर है, सामाजिकृत और अहम केंद्रित वाला सेकंड आंसर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आ गया एसिमिलेशन, एडेप्टेशन। अब देखो यहाँ आ गया ना, एडेप्टेशन के ये 2 पार्ट होते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं आत्मसात्करण, ये समायोजन, वही चीज़ आ गई है। अब ये क्या कह रहे हैं, नवीन जानकारियों को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को, वर्तमान स्कीमा में बदलाव कर रहे हैं। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी स्कीमा को ही बदल रहे हैं, समझ रहे हो, कि अभी हमारा फोल्डर था हॉलीवुड वाली मूवीज का, अभी हमारा पेज था पियाजे के बारे में जहां लिख रहे थे, अब हम कहां चले जाएंगे, अब हम वाइगोत्स्की में चले जाएंगे। तो हमारा क्या हो गया, हमारा ये समायोजन हो गया है, हमारा एकोमोडेशन हो गया है। आगे समझ में, तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन, अभी तक हम उसी स्कीमा में ऐड कर रहे थे, लेकिन अब जब हम उस स्कीमा को बदल देते हैं किसी चीज के लिए कि ये इंफॉर्मेशन तो इस कंसेप्ट की है ही नहीं, ये इंफॉर्मेशन तो किसी दूसरे कंसेप्ट की है, किसी दूसरी स्कीमा की है, तो हमने जब स्कीमा या कंसेप्ट ही बदल दिया तो हमारा वो होता है समायोजन, जैसा कि इसमें लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। और ये भाई ये पेपर अगर पियाजे से आपका पूछा जाएगा ना तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही होता है, ये एसिमिलेशन एकोमोडेशन का, तो इसको बड़े ध्यान से कर लेना। DSSS ये हर पेपर के अंदर आता है, DSSS में, रीट में, स्टेट में, ये हर पेपर में, MP टेट में, कोई सा भी टेट आ जाए उसमें क्वेश्चन जरूर आएगा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका तो आप आराम से आंसर कर लेंगे क्योंकि आपको टॉपिक भी पता है कि किसके बारे में बात हो रही होगी, इन चारों के बारे में से पियाजे इसका आंसर है। अब पियाजे ने क्या कहा है, पियाजे समझो, व्यू चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, मैंने आपको बताया था। इसने कहा है लिटिल साइंटिस्ट कहा है उनको, और जो खुद से अपना संसार खुद बनाते हैं। ठीक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, ये बात पियाजे ने ही कही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो पियाजे क्या कहता है, पियाजे कहता है कि जो बच्चों की जो सोच होती है ना वो औरों से कैसे, किस हिसाब से अलग होती है बड़ों से। तो वो क्या हमारी छोटे बच्चों की छोटी सोच होती है और बड़े बच्चों की बड़ी सोच होती है, बड़े लोगों की बड़ी सोच होती है, ऐसा नहीं होता। वो उनसे मात्रा में नहीं होती, समझ लो इस चीज़ को, वो मात्रा में नहीं होती, कम या ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, वो किस प्रकार होती है, वो उसकी काइंड या प्रकार के हिसाब से होती है, कि हो सकता है मैं किसी एक चीज से सोच रहा हूं, किसी एक बारे में सोच रहा हूं और बच्चा उस चीज को दूसरी तरह से सोच रहा है। अब वो उसके बारे में कम सोच रहा है या ज्यादा सोच रहा है, या उसकी जो सोच है वो मात्रा, मतलब क्वांटिटी हम नहीं डिसाइड कर सकते, क्वांटिटी या क्वालिटी, उसका काइंड अलग होता है, वो अलग होता है। आप ये नहीं कह सकते बड़े लोग बेहतर सोच सकते हैं और छोटे लोग नहीं सोच सकते, ये सारी चीजें नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर क्या रहेगा, आपका इसका आंसर होगा ये प्रकार में भिन्न होती है, वयस्कों से प्रकार में भिन्न होती है, मतलब कि वो अलग तरह से सोचते हैं बच्चे, ना कि मात्रा में, मात्रा के हिसाब से नहीं होता। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब ये 4 कंसेप्ट है जिनके बारे में पियाजे ने अलग अलग स्टेजेस में बात करी है। तो ये इसमें क्या कहता है, पहली बात करता है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो आप इस हिसाब की जो ये चीज़ है इसके हिसाब से आप क्या कहेंगे। तो पहले तो आपको 4 कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हमारी ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, अहम केंद्रिक चिंतन। तो बच्चा क्या सोचता है, बच्चा ये सोचता है कि जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ ना, चीज़ों को देख रहा हूँ, हर कोई वैसे ही देख रहा है, यानी कि जो उसका परसेप्शन है सेम परसेप्शन किसी दूसरे बंदे का होगा। कि मतलब अभी हम ये सोचते हैं ना कि क्या पता मैं किसी चीज़ को 6 देख रहा हूँ और कोई दूसरा बंदा उसको 9 देख रहा हो, ठीक है, कि जो मेरे लिए 6 है वो 9 है दूसरे के लिए। तो ये चीज़ होती है
कि हो सकता है मुझे आइसक्रीम पसंद है, हो सकता है किसी दूसरे बंदे को आइसक्रीम पसंद ना हो, लेकिन छोटा बच्चा ये सोचता है जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद होगा। जिस चीज से मैं डरता हूं, मान लो मैं कुत्ते से डरता हूं तो हर कोई कुत्ते से जरूर डरता ही होगा। मतलब उसको यही चीज लगती है, उसको ये लगता है कि जैसे मैं सोचता हूं ना सभी लोग वैसे सोचते हैं। तो क्या ऐसा है क्या? तो ऐसा तो नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, इस लाइन से ऐसा तो नहीं पता चल रहा। ठीक है, सेकंड हमारा कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहां उसकी लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है, अगर आप देखेंगे। ठीक है, वो लॉजिक लगाने लग जाता है। तो ये आपका मेनली होता है थर्ड स्टेज के अंदर, अगर आप देखेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेज की बात है, ये आपकी थर्ड स्टेज। रिवर्सिबल थिंकिंग भी थर्ड स्टेज में आ जाती है, और जो सिंबॉलिक थॉट है ये आप कह सकते हैं सेकंड स्टेज के एंड में आपके आ जाते हैं बच्चे में। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मान लो किसी चीज के पीछे क्या कारण था, जब बच्चा उसके बारे में बात करने लग जाता है ना, तो वो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। तो ये आती है जब आपकी लॉजिकल थिंकिंग आपके बच्चे की शुरू हो जाती है। धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो बच्चा क्या कह रहा है? अगर धूप होगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। समझ रहे हो? तो उसका कारण क्या है कि धूप कारण है, उसको ये पता चल गया। तो इसका आंसर यही है, सेकंड ये हमारा कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तीसरा कहता है रिवर्सिबल थिंकिंग। रिवर्सिबल थिंकिंग ये होती है कि बच्चे को कई बार है ना किसी काम का एक पहलू तो करना आता है, लेकिन दूसरा उसको पहलू करना नहीं आता। ठीक है, कि मान लो आपको कभी आपने देखा होगा कि बड़े लोगों के साथ में भी कई बार ये दिक्कत हो जाती है कि भाई मेरे को जाने का रास्ता तो पता है, आने में मेरे को दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो वो आपको एक पहलू पता है, लेकिन दूसरा पहलू जब नहीं पता तो वहां पे आपकी रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं है। इरिवर्सिबिलिटी रहती है 2 से 7 साल तक। ठीक है, जब आप उस चीज को बदल नहीं सकते कि बच्चे को ताला खोलना बंद तो करना आता है लेकिन खोलना नहीं आता। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती है 2 से 7 साल तक। लेकिन जैसे ही 7 साल से बड़ा बच्चा होता है, यानी तीसरी स्टेज में जाता है, तो उसकी थिंकिंग रिवर्सिबल हो जाती है। उसको ये पता चलता है कि जैसे मैं 2 + 2 को 4 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब 4 को मैं 2 + 2 भी लिख सकता हूं, या 4 को मैं 3 + 1 भी लिख सकता हूं। मतलब उसको जोड़ना तो आता है लेकिन तोड़ना नहीं आता था, तो अब उसने तोड़ना भी सीख लिया। मतलब एक ही पहलू की एक ही पक्ष के दोनों पहलू अब उसने सीख लिए। तो ये है, इसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा है। तीसरा चीज था हमारा सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट क्या होते हैं कि आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है ना, आप उनको या तो उनकी पेंटिंग बना लो, ठीक है, या आप उनका कोई मॉडल बना लो। तो ये आपका सिंबॉलिक थॉट होते हैं कि आप जब उनको रियल लाइफ में जो आपकी जो चीजें हैं उनके अंदर आप अपने थॉट्स को डाल सकते हो, तो वो आपका होता है, वो होते हैं आपके प्रतीकात्मक विचार। ठीक है, तो ये आपके हो चुके हैं। तो इसके बारे में बात नहीं थी, हमारा आंसर सेकंड ही था इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से बताओ कि कौन सा सही मिलान है। औपचारिक संक्रियात्मक में कह रहे हैं अनुकरण, प्रारंभ और कल्पना। भैया इमिटेशन बिगिन थोड़ी होता है फॉर्मल स्टेज में, ये तो हमारे पहली स्टेज में होता है। ठीक है, इनफेंसी में कह रहे हैं कि लॉजिक लगा देता है शैशवावस्था में। नहीं भैया, इनफेंसी 0 से 2 साल में बच्चा लॉजिक थोड़ी लगाता है, गलत चीज़ है ये। प्री ऑपरेशनल स्टेज में डिडक्टिव थॉट नहीं, ये जो निगमनात्मक विचार आते हैं ये हमारे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आते हैं, ये चौथी स्टेज में आते हैं, ना कि तीसरी स्टेज में। फिर ये कह रहे हैं सॉरी दूसरी स्टेज में, ये हमारी दूसरी स्टेज है ना पूर्व संक्रियात्मक, तो ये हमारी चौथी में आते हैं, ये हमारी दूसरी में दे रखे हैं इन्होंने, गलत है। ये तीसरी स्टेज में कह रहा है कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू क्लासीफाई एंड कंजर्व। यही हमारा आंसर है कि वो लॉजिक के हिसाब से दो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह क्लासीफाई करने लग जाएगा, और ये हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन है। जीन पियाजे क्या कहता है? जीन पियाजे ने क्या कहा है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऐसा कुछ कहा है क्या? गलत है ये चीज। शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट वाली चीजें बिहेवियरिस्ट ने कही है, व्यवहारवादियों ने कही है, ना कि कंस्ट्रक्टिविस्ट इनकी चीजें इनके बारे में बात करते हैं, गलत चीज है। शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण में सक्रिय खोजबीन, यही चीजें हमारे आंसर है इसका। ठीक है, कि खुद बच्चा खुद खोजबीन कर रहा है, आया समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कहता है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट की तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार को संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब देखो ये जो चीज़ है ना सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, ठीक है, वो प्रेस करते हुए या फोल्ड करते हुए अपनी चीज़ से बात कर रही है,
तो इसको इसके बारे में दो लोगों ने बात करी है, एक तो पियाजे ने बात करी है, एक वाइगोत्स्की ने बात करी है, लेकिन दोनों ने इन चीज़ों को अलग अलग कहा है। जीन पियाजे तो इसी सेल्फ टॉक को कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच, जबकि वाइगोत्स्की इसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। वाइगोत्स्की इसको क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो अब इसके बारे में हम जब लैंग्वेज करेंगे ना, तो लैंग्वेज में भी इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखेंगे। अभी क्या कह रहा है? अभी कह रहे हैं कि जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के बारे में करते हैं। नहीं, जीन पियाजे तो कहते हैं इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच, गलत है। जीन पियाजे एंड वाइगोत्स्की दोनों ही इसको कहते हैं कि वो अपने माँ की नकल उतारी है, गलत चीज़ है ये। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की वुड एक्सप्लेन एज ईगोसेंट्रिक, बिल्कुल ईगोसेंट्रिक जीन पियाजे तो कहेगा, लेकिन वाइगोत्स्की तो इसको प्राइवेट स्पीच कहेगा ना, ठीक है। जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस ईगोसेंट्रिक स्पीच वाइल लेव वाइगोत्स्की वुड एक्सप्लेन दिस एज चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू रेगुलेट हिज थिंकिंग, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसको वो बोलता है प्राइवेट स्पीच, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ये चौथा ही है। चलिए, कि दोनों इसको अलग अलग चीज़ें कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारियों के संशोधन और नवीन जानकारियों के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। समझ रहे हो? पहले वाले में क्या हो रहा है? पहले वाले में तो हो रहा है नवीन जानकारियों में संशोधन हो रहा है, जानकारियों में संशोधन हो रहा है, तो इसके हिसाब से आपका क्या चीज है? ये आपकी होती है एसिमिलेशन, ठीक है। और जब बात करते हैं नवीन जानकारी ऐड करने के लिए, आप पुरानी योजनाओं में, यानी कि जो आपके कंसेप्ट है उनके अंदर चीजें कर रहे हैं, आप अपना योजना बदल रहे हैं, अपना कंसेप्ट बदल रहे हैं, तो वो आपका होता है एकोमोडेशन। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा 2, ठीक है। अब देखो, इन्होंने एसिमिलेशन को क्या कह दिया? एसिमिलेशन को इन्होंने कह दिया समावेशन, और ये क्या था? आत्मसात्करण था। यही चीज मैं कहता हूं कि जो ये हर चीज का अलग नाम रखते हैं, जबकि इंग्लिश के अंदर एक ही रहता है, हिंदी में ये हर चीज का अलग अलग नाम रख देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो, हाँ यही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से पियाजे किस चीज का किसके अनुसार सिद्धांत नहीं कहा जा सकता? कौन सा कथन है ऐसा? कह रहे हैं कि बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अभ्यास हो गया, ये पनिशमेंट हो गई, ये सारी जो चीजें थी ना, ये सारी हमारी व्यवहारवादियों की बातें थी। पियाजे ने इसके बारे में बात नहीं की है। पियाजे ने तो कहा है एक्टिव एक्सप्लोरेशन करेगा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि ये बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचारों की एक सीमा नहीं है। अब देखो, हर स्टेज की कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं, उसके बारे में बात कहा गया है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं जो दूसरी स्टेज आती है, पूर्व संक्रियात्मक जो विचार होते हैं बच्चे के अंदर, उसके आपके हिसाब से क्या अच्छी चीज है, ठीक है। ये पूछना चाह रहे हैं कि बाकी सारी तो बुरी चीजें हैं उस स्टेज की, लेकिन क्या चीज ऐसी है जिसको आप कहेंगे कि हाँ भाई बच्चे ने ये चीज सीख ली। तो मैंने बताया था, जब दूसरी स्टेज होती है तो प्रतीकात्मक विचार बच्चे के अंदर आ जाते हैं, तो ये चीज तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छी चीज भी है ना। अब बच्चा जो सोचेगा उसका वो मॉडल बना पाएगा, या उसको वो ड्राइंग या पेंटिंग बना पाएगा, तो ये तो उसने अच्छी चीज सीख ली ना। जबकि अगर मैं बात करता हूँ दूसरी तीसरी और चौथी चीजों के बारे में, तो दूसरी चीज कह रहा है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म तो अलग चीज है ना, गलत चीज है ना, कि बच्चा ये सोच रहा है कि हर कोई वैसे ही सोचेगा जैसा मैं सोच रहा हूं, तो ये तो गलत है, ठीक है। इस चीज को तो खत्म करना चाहिए। थर्ड आता है हमारा इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी भी गलत है कि आपको एक चीज का एक पहलू तो आता है, दूसरा पहलू गलत नहीं आता। अब देखो, इरिवर्सिबिलिटी भी सेकंड स्टेज के अंदर आती है, ईगोसेंट्रिज्म भी सेकंड स्टेज के अंदर आता है, लेकिन बात कहाँ है? बात यहां ये चीज है कि बच्चे के अंदर जो अच्छी चीज कौन सी थी सेकंड स्टेज के अंदर, ठीक है। सेकंड स्टेज के अंदर क्या था? सेकंड स्टेज के अंदर यही अच्छी चीज थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि ये बताओ कि प्री ऑपरेशनल स्टेज ये इसका आंसर क्या है, कि बच्चे के अंदर क्या चीजें होती हैं। अब देखो, ये जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है ना भाई,
काफ़ी सारे लोग इसको पहली स्टेज में बता देते हैं, काफ़ी सारे लोग इसको सेकंड स्टेज में बता देते हैं। लेकिन अब हम क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसको देखें तो ये कहाँ जाएगा समझना इस चीज़ को, ठीक है। मतलब मैक्सिमम लोग इसको पहली स्टेज में बताते हैं, कुछ लोग इसको सेकंड स्टेज में बताते हैं, ठीक है। मतलब राइटर की बात बता रहा हूँ, जो अच्छे राइटर्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो अभी इसके ऊपर रोक देते हैं यहाँ पे कि ये सेकंड स्टेज में आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। बाकी अगर तीनों में से कोई सा नहीं आया तो इसका मतलब यही सेकंड स्टेज में जाएगा, ये समझ लेना। डेफर्ड इमिटेशन ये हमारा फर्स्ट स्टेज के अंदर आता है, सेकंड स्टेज में नहीं आता। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट यही हमारा आंसर है दूसरी स्टेज में, ये तो क्लियर है हमारा आंसर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, तीसरा हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं ये बताओ कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। मैंने बताया था बेहतर की तो बात ही नहीं है, उनकी अलग तरह की सोच होती है। बेहतर होना और ये सारी चीजें होना ये तो गलत चीज है। मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक मतलब कम ज्यादा होती है ऐसा भी नहीं होता। गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ना उनकी निमन होती बच्चों से, ना मतलब बच्चों की ना निमन होती ना बेहतर होती, ना उनकी कम ज्यादा होती, उनकी गुणात्मक रूप से अलग होती है, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं, बात करते हैं लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। चलो आपके लिए ये काम है कि ये बताना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की थ्योरी किसने दी है, ठीक है। आपका ये काम है, आप जब वीडियो खत्म हो जाएगा क्लास के एंड में आप जरूर बताना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दी थी। ये तो हमें पता है पियाजे ने नहीं दी, ठीक है। ये टेस्ट है आपका। अगला है उद्दीपक अनुक्रिया, ये आपका बिहेवियरिस्टिक चीजें करते हैं। ये बिहेवियरिस्ट जो व्यवहारवादी लोग थे, स्किनर हो गया, पेवलो हो गया, इन्होंने इन चीजों के बारे में बात करी। कभी हमारे वाइगोत्स्की ने या जीन पियाजे ने इनके बारे में बात नहीं की है। पुरस्कार और दंड के बारे में बात नहीं किया है, इन्होंने बात की है चौथा के बारे में। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। चौथा आंसर था वही इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स आए हैं, कह रहे हैं कि ये बताओ कि विशेषता कौन सी है, कौन सी स्टेज की मूल संक्रियात्मक अवस्था, ये कौन सी थी, ये हमारी जो 7 से 11 वाली थी, तीसरी स्टेज थी, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं हाइपोथेटिक डिडक्शन रीजनिंग, ये हमारी चौथी स्टेज में आता है, ये चौथी में आता है। ये कह रहे हैं संरक्षण एवं कक्षा समावेशन, ये हमारा तीसरी में आता है। डेफर्ड इमिटेशन ये हमारा पहली में आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस पदार्थ स्थायित्व के बारे में जो हमने बात करी थी। इरिवर्सिबिलिटी और प्रतीकात्मक खेल ये हमारा दूसरी स्टेज में आता है। तो अगर देखा जाए तो ये कौन सी स्टेज है, ये हमारी तीसरी स्टेज का यानी कि सेकंड आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पियाजे ने इनमें से किसके बारे में बात करी है, पियाजे ने स्कीमा के बारे में बात करी है, कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। तो फिर आ गया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बताना है भाई किसने दिया है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि तीसरी स्टेज में पियाजे के पास क्या क्या चीजें थी, इनमें से मतलब एक चीज नहीं थी, बाकी सारी चीजें थी। तो रिवर्सिबिलिटी थी, सही बात है। दूसरी स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी थी, अपलटावी गुण था। तीसरी स्टेज में उसने पलटावी गुण सीख लिया था। फिर इंडक्टिव रीजनिंग है, बिल्कुल सही बात है। आज्ञानात्मक तर्कना हो चुकी है, स्पेशल थिंकिंग भी आ चुकी है। चौथे स्टेज में कह रहे हैं कि चौथा ऑप्शन है लैक ऑफ कंजर्वेशन, नहीं भैया संधारण का अभाव थोड़ी है उस बच्चे के अंदर, तो संधारण है तीसरी स्टेज के अंदर। तो चौथा हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुंबई वाले पेपर में आए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पियाजे प्री ऑफ नेशन। अब सेकंड कौन सा है, पूर्व संक्रिया था, हाँ सेकंड स्टेज में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं। इगोसेंट्रिज्म सेकंड स्टेज में था, एनिमिज्म भी सेकंड स्टेज में था, इरिवर्सिबिलिटी भी सेकंड में थी। संधारण हमारा कौन सी स्टेज में था, तीसरी स्टेज में था, हमने अभी भी बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। हाँ देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है जब जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था। कह रहा है एक साइकिल में जाते हुए कोई बच्चा अपने बहन को कहता है तेज चलाओ हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। मतलब उसको ये पता है कि अगर तेज चलाएंगे तो हम वहां जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कार्य कारण, ठीक है। अब हो सकता है वहां हिंदी में कुछ अलग लिखा था, मुझे नहीं याद, ठीक है, पर इंग्लिश के अंदर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि एक 5 साल का बच्चा, ए 5-year-old child fails to reason that water is transferred from a tall and narrow glass to a wider container. The quantity
वाटर रिमेन द सेम। तो उसके हिसाब से वो क्या कर पा रहा है, वह प्रतीक नहीं बना पाता, ऐसा नहीं है। प्रतीक बनाने की तो बात ही नहीं है। प्रतीक बनाने का मतलब क्या होता है कि वो अगर उसने कुछ चीज़ें सोची तो वो उसके ऊपर ड्राइंग बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, तो वो चीज़ थी। शी कैन नॉट इमिटेट, ये भी गलत चीज़ है। शी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग, यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर होगा तीसरा, ठीक है। चलिए, कि उसको ये नहीं पता ना रिवर्स, उसने थिंकिंग वो रिवर्स कर ही नहीं सकती, उसको मतलब उसको पता नहीं है उस 5 साल के बच्चे को कि हमारा जो लंबा ग्लास था भैया, चीज़ें तो हमारी सेम रही हैं ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है। तो ये 3 + 1 भी होता है 4। तो ये जोड़ना तो सीख जाएगा, लेकिन उसको तोड़ना फिर वापस नहीं आ सकता, मतलब वो अपनी थिंकिंग को बच्चा रिवर्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको लगेगा लंबा ग्लास है तो इसके अंदर पानी ज्यादा ही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमा को समायोजित करने, हटाने और नई स्कीमा की प्रक्रिया को करने के लिए, अभी इसके अंदर कह दिया कि एडजस्टिंग, डिलीटिंग स्कीमा एंड फॉर्मिंग न्यू स्कीमा। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था ये चीजें होती हैं आपकी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, और ये दोनों किसका पार्ट होती है, एडेप्टेशन का पार्ट होती है, अनुकूलन का पार्ट होती है। आगे समझ में, तो इसका आंसर हमारा यही है। ZPD स्काफ फोल्डिंग, इनके बारे में हम बाद में सीखेंगे। अब जो स्कीमा फॉर्मेशन है, स्कीमा फॉर्मेशन ही तो हमारा एडेप्टेशन है भैया, यही तो है हमारा। चलिए नेक्स्ट पे, अब हमारा पियाजे और कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए आसान क्वेश्चन है। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर नहीं जी। कई बार ये सोचा जाता है कि धर्म की शिक्षा अगर हम देंगे तो उनके अंदर नैतिक मूल्य को विश्वास होगा, ऐसा नहीं होता। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ये भी नहीं है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, यही हमारा है, ठीक है, यही हमारा चीज़ें है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखिए भाई, पहले ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पियाजे ने हमको 3 तो लेवल दिए हैं। कितने लेवल दिए हैं, 3 लेवल दिए हैं, और हर लेवल के अंदर 2 स्टेज हैं, तो इसकी टोटल हो गई है, सॉरी कोलबर्ग ने हमें 3 लेवल दिए हैं और हर लेवल में 2 स्टेज, यानी कि टोटल 6 स्टेज। तो अगर मैं पहले लेवल की बात करता हूं तो जो पहला लेवल है हमारा वो प्री कन्वेंशनल है, ठीक है, जो ये बात करते हैं प्री कन्वेंशनल, ठीक है। तो अब इसके अंदर 2 स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस। पहली स्टेज तो क्या कहती है, पहली स्टेज ये कहती है कि बच्चा, कोई भी मोरालिटी उसके अंदर होती है ना, वो अच्छा काम करेगा या बुरा काम करेगा, वो डर के मारे करता है, ठीक है, वो डर के करेगा बच्चा। दूसरा होता है आपका कि इंडिविजुअल पर्पज ऑफ एक्सचेंज। आप ये कह सकते हैं इसको कि टिट फॉर टैट। बच्चे को ये कह दिया, छोटा बच्चा है, बच्चे को आप डरा नहीं रहे कि तू इसको चॉकलेट दे दे अपने भाई को ना, आप उसको ये कह रहे हैं तू इसको चॉकलेट देगा तो तेरे को शाम को हम एक चॉकलेट ला कर देंगे। तो ये जो चीजें होती है ना, ये आपका टिट फॉर टैट कहलाता है। तो ये भी आपका पहली स्टेज के अंदर है, मतलब पहली स्टेज के अंदर बच्चा कुछ खुद से कुछ काम नहीं कर रहा। सारी जो मोरालिटी है ना, ये प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर, जो प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर, इसके अंदर बाहर वालों की है, या तो उस बच्चे को डरा रहे हैं या उसको बहका रहे हैं, ठीक है। तो ये आती है आपका पहला लेवल के अंदर। अब बात करते हैं दूसरे लेवल की। दूसरा लेवल आपका कौन सा होता है, कन्वेंशनल स्टेज होती है। कन्वेंशनल स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल स्टेज के अंदर जो, यानी कि जो तीसरी स्टेज हो गई हमारी, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये सोचते हैं कि जो बच्चा है वो अच्छा दिखने के लिए काम करता है, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि मेरे को लोग अच्छा कहेंगे इसलिए मैं ये सारा काम कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरी स्टेज होती है, यानी कि जो दूसरा लेवल होता है उसकी पहली स्टेज होती है, ठीक है। एक हमारी होती है चौथी स्टेज, यानी दूसरे लेवल की जो दूसरी स्टेज होगी, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बच्चा रूल्स को करता है, रूल्स को रिस्पेक्ट करता है। स्कूल के अगर रूल हैं कि टाइम पे जाना है तो वो इसलिए टाइम पे जा रहा है, वो डर के मारे नहीं जा रहा कि मेरे को पनिशमेंट मिलेगी या नहीं। वो बस रूल को फोकस करता है कि जब ऐसा करना गलत है, कि मान लो रेड लाइट है तो रेड लाइट को मुझे जंप नहीं करना, तो ये उसका रूल है, समझ रहे हो। तो वो इसलिए काम करता है। तो ये होता है आपका चौथी स्टेज में आता है, ठीक है। अब 5वीं स्टेज क्या होती है, अब रेड लाइट का एग्जांपल मैं अगर आपको दे रहा था,
देखो रेड लाइट का ये अगर एग्जांपल मैं देता हूं, तो जब पहली स्टेज क्या थी, बंदा डर के मारे नहीं कर रहा, ठीक है, उस कि बंदे को ये कह रखा है कि तेरा चालान कट जाएगा, इसलिए वो रेड लाइट जंप नहीं कर रहा है, तो ये पहली स्टेज में आ गया। दूसरी स्टेज में अगर बंदे को आना है तो वो स्टेज में जाएगा कि उसको ये कह रखा है कि अगर तूने रेड लाइट जंप करी ये, या तूने जंप नहीं करी तो तेरे को ये देंगे, या इस तरह का करेंगे, यानी उसको बहका दिया, ठीक है। तीसरी स्टेज में उसको ये कह दिया, तीसरी स्टेज में उसको ऐसा कोई दिखा कि उसके साथ ऐसा कोई बंदा ट्रेवल कर रहा है जिसको उसको इंप्रेस करना है, तो इसलिए कि मैं देखो मैं कितना अच्छा बंदा हूं, इसलिए वो रेड लाइट जंप नहीं कर रहा। तो तीसरी स्टेज में इस तरह के लोग आते हैं। चौथी स्टेज में इस तरह के लोग आते हैं जो ये सोचते हैं कि अच्छा रेड लाइट है, मेरे को माननी चाहिए, रेड लाइट को मुझे जंप नहीं करना चाहिए, वो रूल से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो चौथी स्टेज में वो हो गए। पांचवी स्टेज में वो लोग आते हैं जो खुद के लिए, मान लो इनका इंटरव्यू वगैरह या ऐसा कुछ छूट रहा है ना, तो वो जंप करके चले जाते हैं। मतलब कि वो खुद के, यानी कि जो आपका तीसरा लेवल होता है, तीसरे लेवल में लोग रूल तोड़ने लग जाते हैं। आगे समझ में, तीसरे लेवल में लोग रूल तोड़ेंगे। जो पांचवी स्टेज होगी उसके अंदर लोग रूल क्यों तोड़ेंगे, वो खुद के लिए रूल तोड़ेंगे। और जो छठी स्टेज यानी जो एंड वाली स्टेज होगी, यानी कि जो तीसरे लेवल की दूसरी स्टेज होगी, उसके अंदर लोग रूल तोड़ेंगे दूसरों के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो अब वो उसको बचाने के लिए उसको रेड लाइट वगैरह सारी चीजें, ओवर स्पीड भी कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब अपने चीजों का, अपने पनिशमेंट, अपने आप को कुछ भी मिल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मतलब अपना नुकसान करके भी दूसरे के बारे में सोचना, ये हमारी हाईएस्ट स्टेज होती है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्या कह रहा है, देखो इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, कहने कि अ टीचर सेज टू हर क्लास एज इंडिविजुअल असाइनमेंट आर डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल स्टूडेंट लर्न मोर इफेक्टिवली, ऑल स्टूडेंट शुड कंप्लीट असाइनमेंट, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड विदाउट एजिस्टेंस। शी इज रेफरिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, ना तो वो बच्चों को डरा रही है, ठीक है, ना वो बच्चों को डरा रही है, ना वो बच्चों को अगर डराती तो वो पहली स्टेज के बारे में बात कर रही होती, दूसरी स्टेज के बारे में टिट फॉर टैट करती कि अगर तुमने ये किया तो तुमको इतने नंबर मिल जाएंगे, नहीं किया तो ये मिल जाएंगे। ना वो बच्चों को ये कह रही है कि तुम मेरे सामने मेरी नज़रों में अच्छे बनोगे। वो चौथी स्टेज वाली चीज़ें कर रही है, वो ये कह रही है भैया ये रूल बने हुए हैं, तुम रूल के हिसाब से काम करना। तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पहला, ठीक है। कन्वेंशनल, जो हमारा कन्वेंशनल लेवल है 2, उसकी स्टेज 4 के अंदर हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, उसको फॉलो करने के लिए लोगों को कह रही है वो। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चों को इस बारे में पता नहीं होगा। जो हमारा पियाजे था ना, पियाजे ने पहले मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर उसकी अगर मैं बात करता हूँ 4 से 7 साल की पहली स्टेज थी, एक थी फिर 10 से 14 साल, ठीक है। इस तरह से उसने 2 स्टेज के बारे में बात किया था। इससे बीच का गैप आप ये कह सकते हैं ट्रांजिशन पीरियड था 7 से 10 साल का। तो इसके बारे में उसने कोई बात नहीं की थी। इस बारे में उसने कहा था कि बच्चे बहुत रिजिड होते हैं, उनकी नैतिकताएं है ना बहुत कठोर सोच वाली होती है, ठीक है। तो उनकी जो इस स्टेज का उसने नाम दिया था हिट्रोनोमस स्टेज। हिट्रोनोमस स्टेज को आप हिंदी में ये भी कह सकते हैं कि आपका विषम चरण या विषमांग नैतिकता। तो ये आपकी कौन सी स्टेज में थी, इस स्टेज में थी। इस स्टेज में उसने कहा था कि रूल्स हैं, इनको हमें बहुत फॉलो करना चाहिए, इनको ऐसा ही होना चाहिए, और वो इस तरह के स्टेज के बच्चे थे। तो वो स्टेज थी पहले वाली। अब जो ये वाली स्टेज थी, इस स्टेज में उसने ये कहा कि रूलों को चेंज किया जा सकता है। आया समझ में, इसको वो बोलते हैं स्वायत्त चरण, स्वायत्त चरण, ठीक है, इसको बोला उसने स्वायत्त चरण। तो उसकी जो मोरालिटी थी वो कैसे चल रही थी, वो हिट्रोनोमी टू ऑटोनोमी चल रही थी। ऑटोनोमी, पहले सारी चीजें जो हम काम कर रहे थे दूसरों के हिसाब से, जो दूसरों ने हमारे लिए रूल बना रखे हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। और ये कहने की जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट यही होता है, हिट्रोनोमी टू ऑटोनोमी होता है। यानी कि अब हमारा जो हम काम करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, अपने रूल खुद बनाएंगे, अपने रूल को खुद मॉडिफाई करेंगे। तो इस स्टेज को मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन भी बोला जाता है, सहयोग की नैतिकता भी बोला जाता है। आया समझ में, तो इसका आंसर है हमारा चौथा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ से सूचित करता है। बिल्कुल सही बात है, लेवल 1। लेवल 1 में क्योंकि बच्चा अपनी तरफ से तो सोच ही नहीं रहा, या तो वो बहकावे में आ रहा है या वो डर के काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लेवल 1 होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
देखिए कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल लेवल था जो उसका, उसमें क्या कहा गया है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिविजुअल टर्न व्हेन टेकिंग अ मोरल डिसीजन। यानी कि मैंने आपको बताया था कि एक तरह से उसको ये कहना कि तू ये कर दे मेरे लिए, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, ठीक है, तो वो वाली चीज़ थी। तो इसके अंदर क्या होता है, या आपका पहले वाला कौन सा था कि आपको दंड मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो पहले लेवल में तो यही चीज़ें थी ना, तो पहला करो, पहला ऑप्शन क्या है, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, तो यही इसका आंसर हो गया कि जो हमारी पहला लेवल है उसके अंदर बच्चा यही सोचता है कि या तो मुझे लेने के मतलब कुछ इस चीज़ के बदले कुछ चीज़ मिलेगी तब मैं वो काम करूँगा, या मैं डर के मारे काम करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किया है, संवेगात्मक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, सिंपल था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, मतलब कि हम किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा को इम्प्रेस कर रहे हैं, तो वो कौन सा था, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन था। ये हमारा लेवल 2 होता है ना, लेवल 2 का जो पहले वाला स्टेज होती है, यानी कि जो एक्चुअली अगर मैं देखूं जो हमारी तीसरी स्टेज है उसके अंदर ये वाली चीज आती है, ठीक है। ये लो एंड ऑर्डर वाली कौन सी आती है, ये चौथी स्टेज होती है, ठीक है, ये हमारी पहली स्टेज होती है, ठीक है। इस तरह से हमारी सारी चीजें चलती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। सीधा यही था आंसर इसका, तो उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है, चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसफर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कोलबर्ग है, कोलबर्ग ने किस तरह से ये करे थे। पहली बात तो कोलबर्ग ने क्या किया कि कोलबर्ग ने 9 स्टोरी बनाई और हर स्टोरी में एक डिलेमा था। डिलेमा क्या कि आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि इस केस में वो चीज़ क्या करे क्या ना करे, ठीक है। तो उसने हर जो आपकी एज के बंदे थे, लड़के थे, मेनली लड़कों के ऊपर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि उसने उनको 9 स्टोरी सुनाई, उसके बाद में उनको उनके आंसर जाने। तो उनमें से एक स्टोरी थी कि जो हैंज की वाइफ बीमार है, ऐसा कुछ चक्कर था, वो मेरे को सही तरह से याद नहीं है, कि उसके लिए उसको वो बचाना चाहता है। तो उसको ये बताओ कि उसको ड्रग कोई दवाई है वो चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसने पूछा किसी से, ठीक है, एक बच्चे को उसने स्टोरी सुनाई, तो बच्चे ने क्या जवाब दिया बच्चे ने जवाब दिया कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने चोरी की तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो बच्चे की ये जो मोरल रीजनिंग है ये कौन से स्टेज पे आई है, ये स्टेज पे मिली है, पहली स्टेज पे, ठीक है। तो पहली स्टेज क्या थी, पनिशमेंट ओबीडियंस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। अब कुछ बड़े लोग थे, उन्होंने किस तरह का जवाब दिया था, उन्होंने कहा था नहीं भाई गलत है, दूसरे के यहाँ से क्यों चोरी करे, और ये सारी जो चीज़ें हैं। तो अलग अलग रीज़न जो लोगों ने दिए ना, बात ये नहीं थी कि जो हमारा कोलबर्ग था, कोलबर्ग केवल हाँ या ना आंसर नहीं सुन रहा था कि उसको चोरी करनी चाहिए या नहीं, वो उनसे रीज़न भी मांग रहा था। जब उसने रीज़न पूछा ना, रीज़न उसने बताया, ठीक है, लोगों ने बताया, कुछ ने ये कहा कि भाई उसको लोग फिर बुरा भला कहेंगे, ठीक है, कि ये तो चोर है, चोर के नाम से उसको जानेंगे। तो वो कौन सी स्टेज में, वो तीसरी स्टेज में है। चौथी स्टेज में कौन से है कि चोरी करना गलत है, चोरी नहीं करनी चाहिए, चौथी स्टेज में है, ठीक है। पांचवी स्टेज में कौन से थे, पांचवी स्टेज में आपके जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि भैया चोरी उसको अपनी वाइफ के लिए करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको मतलब वो अपने बारे में सोच रहे थे कि रूल टूटते हैं तो टूटे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक व्यवस्था है, कौन सी है, लेटेंसी स्टेज ना, सोशल कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेशन, यही हमारी स्टेज है भाई, यही है हमारा, ठीक है। अब ये कौन सी स्टेज होती है वो भी बता देता हूँ। जो लोग वो वाली बात कह रहे थे ना कि अपनी चीज़ के लिए हम बेशक चोरी कर ले, कोई गलत चीज़ की बात नहीं है, ठीक है, वो स्टेज में आते हैं। ये पांचवी स्टेज है एक्चुअली हमारी, ठीक है, कोलबर्ग वाली। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब यहाँ देखो क्वेश्चन ये है कि अभिमन्यु एक ऐसा बच्चा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है,
और वो कक्षा 4 में दाखिला लेता है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, कक्षा 4 इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलने वाला है। तो कुछ समय बाद अभिमन्यु के जो सहपाठी हैं, जो उसके साथ पढ़ते हैं, वो उसको गरीब है वो, इसलिए उसको परेशान करते हैं। तो आपके हिसाब से आप क्या करेंगे उसके लिए, ठीक है, उनको कैसे सिखाएंगे? तो पहले वाले में देखो, अब ये कोलबर्ग की मॉरल थ्योरी के हिसाब से देख रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें ध्यान से रखना, समझना। तो शिक्षार्थियों से वो कहेंगे कि अभिमन्यु को परेशान करना जारी रखते हैं तो उन्हें दंड किया जाएगा। यानी कि टीचर उनको जो लेवल 1 वाली चीज़ है, जो मोरलिटी है, उनको कैसे सिखा रही है, लेवल 1 के हिसाब से, ठीक है। फिर सेकंड ये कहता है अभिमन्यु को अपने सहपाठियों के रूप में स्वीकार करने के बारे में शिक्षार्थियों को परामर्श देंगे, उनको बोलेंगे कि भैया तुम इसको मत परेशान करो और इस तरह का करो। अभिमन्यु से कहेंगे कि जो बच्चे उसको परेशान करते हैं वह उनकी उपेक्षा करे, उनको अवॉइड करें, ठीक है। प्रधानाचार्य को निवेदन करेंगे कि वे अभिमन्यु को किसी अच्छी पोशाक और ये दिलवाएं। तो भैया ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए हैं। अब बात करते हैं इस ऑप्शन की, पहला और दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। वैसे जो एनसीएफ कहता है, एनसीएफ तो दंड वगैरह देने को मना कहता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पर्सनली इस चीज़ के बारे में जाता हूँ कि जो क्लास 4 का बच्चा है वो कौन सी स्टेज में आएगा, ठीक है, वो हमारा पहली स्टेज में जब आएगा ना, अगर पहले लेवल पे बच्चा आएगा तो वो इसमें आएगा, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ, अगर वो लेवल 2 में आएगा तो लेवल 2 के लिए मेरे को ये वाली नीति अपनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए पहली बात तो, जो कक्षा 4 का बच्चा है वो कितने साल का होता है। वो होता है जो हमारा, देखो पहला 4 से 7 था, तो वो लगभग 8-9 साल का बच्चा हो जाता है क्लास 4th में, ठीक है। तो क्लास 4th में जब 8-9 साल का बच्चा हो गया तो हम उसको कैसे करेंगे, उसको हम करेंगे सेकंड के हिसाब से, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार में कितने स्तर होते हैं? आपको तो पता ही है 3 स्तर होते हैं भाई। तो भाई आज की आपकी वीडियो यहीं खत्म होती है, आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। पेपर 1 में जितने भी हमारे कोहलबर्ग के और पियाजे के क्वेश्चन थे हम कर चुके हैं। अगली क्लास में हम करेंगे पेपर 2 के बारे में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आप देख रहे थे TCF प्रतीक मलिक। धन्यवाद।